आपका फिजिक्स कमजोर है, आप मत घबराइए, आप फिर भी नीट क्वालिफाई कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। अब क्या आप फिजिक्स में वीक है? क्या आपके नंबर फिजिक्स में नहीं आते? डोंट वरी, फिजिक्स इज नॉट an important subject for the NEET. Important subject for the NEET is chemistry and biology. मैं आपको बताना चाहता हूं, जो नीट का पैटर्न है यह आपको समझना थोड़ा जरूरी होगा, और टेस्ट देना कितना जरूरी है, ये दो बातें मैं आपको समझा दूं। पहली बात, टीचर भरोसा रखो, पेशेंस रखो, ठीक है ना। दो इंपॉर्टेंट बात और मैं बताता हूं, टेस्ट देना कितना जरूरी है ना, पहली बात। और दूसरी बात, नीट का पैटर्न बहुत तेजी से कैसे बदला है इन 3-4 साल में। तो अगर मैं बात करूं आपसे अप टू 2019 तक, अप टू 2019 तक, तो जितने भी एक्सपर्ट होते थे, स्ट्रैटेजी बताने वाले होते थे, टीचर्स होते थे, वो कहते थे आपका फिजिक्स कमजोर है, आप मत घबराइए, आप फिर भी नीट क्वालिफाई कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। अब क्या आप फिजिक्स में वीक है? क्या आपके नंबर फिजिक्स में नहीं आते? डोंट वरी, फिजिक्स इज नॉट an important subject for the NEET. Important subject for the NEET is chemistry and biology. बहुत एनर्जी से, बहुत चीख चीख के चिल्लाते थे, फिजिक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आप इस तीनों में से कोई दो को सुपर स्ट्रांग बना लो, लाइक बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स अपना एवरेज भी रखो या बिलो एवरेज रखो, तो भी आप गवर्नमेंट सीट पा सकते हो, तो भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो। टॉप तो कभी कर ही नहीं सकते। टॉप हमेशा वही करता है जो तीनों में एक्सपर्ट होता है। इक्वल एफिशिएंसी के साथ तीनों करता है। हाँ, फिजिक्स में बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में अगर 20-21 करता है तो इसमें 19 जरूर रहता है। ऐसा नहीं कि इसमें 20-21 स्केलिंग है और इसमें 10 कर रहा है, ऐसा नहीं, वो कभी टॉप नहीं कर सकता। और ये बात सच भी था अप टू 2019, ये बात सच भी था। ये आप बहुत अच्छे समझते हैं, बच्चे नहीं है। बायोलॉजी में अगर आप लेके आ रहे हो 320 ले आते हैं नंबर आराम से बच्चे। केमिस्ट्री में अगर लेके आ रहे हो 130, 140, और फिजिक्स में अगर 100 नंबर भी ला रहे हो, 100 नंबर, 180 में से 100 नंबर, ऑलमोस्ट 55-60% नंबर लेके आ रहे हो, तो 0 3 2 5 3 4 5 550, और 550 नंबर पे गवर्नमेंट सीट तो मिल ही जाता था। अप टू 2018-19 तक 550 में गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाता था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता था। तो जिसका फिजिक्स कमजोर भी है, किसी तरीके से ऑन एन एवरेज 100 नंबर तक ले आता है ना। 100 नंबर लाने का मतलब है कि 45 सवाल में से आप बहुत अच्छे से 25 से 30 क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं, तो अब इस नंबर के आसपास पहुंच जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि 45 में से बेटा जब आप ढंग से देखेंगे तो 15 से 20 सवाल एकदम इजी होते थे। उसके बाद 15 सवाल एवरेज होते थे। कितने सवाल हो गए? 35 हो गए। 10 सवाल टफ होते थे। तो बच्चे को जरूरत नहीं पड़ती थी बहुत हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ने की, है ना। एवरेज सिंगल लाइन कैलकुलेशन से काम चल जाता था। तो उसको लगता था कि पेपर बहुत इजी है, पेपर बहुत इजी है, अच्छे से काम हो जा रहा है। अब अगर हम बात करें नीट 2020 एंड 21 में, तो अगर आपका ये दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा स्ट्रांग है और ये एवरेज है तो आपका काम नहीं चलेगा। सर आप डरा रहे हो, नहीं, मैं आपको रास्ता ही बताऊंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, काम नहीं चलेगा। अब सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री से मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट सीट नहीं पा सकते हैं। सर मैं 360 ले आऊंगा, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है इसमें 360 लाने की, तो ये थोड़ा तो फिजिक्स जानते ही होगे ना फिर। और हम 720 टॉपर की बात नहीं कर रहे हैं, हम रैंक 1 रैंक 10 की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रैंक 1000 के लिए, रैंक 2000 के लिए, है ना, एवरेज बच्चों के लिए। उस एवरेज बच्चों का बायोलॉजी में टॉपर की बात नहीं करें, टॉपर तो 360 लाएगा, 350 लाएगा, आपको नहीं भी तो 340 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। पहले कितना लाता था बच्चा? 320, आपको 340 नंबर लाना ही पड़ेगा। आप अगर चाहते कि नहीं सर हम फिजिक्स में 100 को 150 कर देंगे, तो फिजिक्स में, मेरी बात सुनना अच्छे से, फिजिक्स में 100 से 150 तक जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत 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 ज्यादा मुश्किल होता है बायोलॉजी में 320 से 340 तक जाने के कंपेयर में।
आप जान लगा दोगे ना, लास्ट के 1.5-2 महीने में अगर बायोलॉजी को आप 60-70% टाइम दोगे तो पहले से ही पढ़ते चलो, अरेंज करते चलो, तो तुम यहां तक पहुंच सकते हो। केमिस्ट्री में आपको 130 140 नंबर लाना पड़ेगा, 140 नंबर लाना ही पड़ेगा। कितना हो गया? 0 4 4 8 480 नंबर। सर अब फिजिक्स में मिनिमम आपको 130 नंबर लाना पड़ेगा। 0 1 610 नंबर। अब जब 610 615 620 तक आप जाएंगे, 610 एकदम मिनिमम मार्क्स जोड़ा है मैंने, मिनिमम। बायोलॉजी में 340, केमिस्ट्री में 140 150 है ना, केमिस्ट्री में 140 टू 150, फिजिक्स में 130 से 135, यही तक जा सकते हो आप। तो 15 नंबर और जोड़ लो, 15 नंबर जोड़ोगे तो 625, तब जाके आपको अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। 625 तक, 630 तक, 625 तक। तो ये गेम है। अब 132 नंबर 130 नंबर फिजिक्स में लाना बहुत इजी तो नहीं है, बहुत इजी तो नहीं है। हाँ, आप चाहते हो 180 में से 180 कैसे लाएं? रुक जाए थोड़ी देर, 180 में से 180 नंबर 1-2 लोग ही आते हैं। हम मेजोरिटी में, आप मेहनत करिए, आप हमेशा हाई गोल के लिए काम करिए। हाई गोल का कहने का मतलब है, ये मैंने मिनिमम की बात की, इसी को अगर मैक्सिमाइज करेंगे तो बायोलॉजी को 340 से 350 मैक्सिमम लेके जाएंगे, ये 160 लेके जाएंगे, ये 145 लेके जाएंगे। यही कर सकते हैं आप मैक्सिमाइज। अगर आप एकदम ही एवरेज स्टूडेंट है तो, आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज स्टूडेंट, 2000 2500 1000 रैंक जिसको लाना है उसके लिए बात कर रहा हूं। तो उसके लिए सब मैं बात कर रहा हूं 350 160 145 इतने नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, तब जाके आप 650 के पास पहुंचोगे। 20, तब जाके आप 650 के पास पहुंचोगे। तो कैसे लाएं सर? 145 नंबर फिजिक्स में लाना बहुत इजी तो नहीं है। अब सुनना, 145 नंबर फिजिक्स में लाने का जो पहला बेसिक स्टेप है, पहला बेसिक स्टेप वो ये है कि आपको 99% क्लास अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप क्लास स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो आप यहां तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। दूसरी बात, पहला स्टेप ये है, 99% क्लास अटेंड करना पड़ेगा। दूसरा, ऑल बेसिक कंसेप्ट एंड बेसिक फॉर्मूला आपको टिप पे याद होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ 99% चैप्टर। सर 99% इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 100% इफिशिएंसी होती नहीं। तो आपको 99% चैप्टर्स के ना बेसिक फॉर्मूला सारे याद रहने चाहिए, रेदर देन कि आप किसी एक चैप्टर में पीएचडी कर ले। आपको लग रहा है कि नहीं साहब मेरा तो वर्क एनर्जी पावर बेकार है और मेरा ग्रेविटेशन बहुत अच्छा है, तो आप ग्रेविटेशन में समय देते जा रहे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सारे बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कंसेप्ट याद होने चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक पेज पे एक चैप्टर का सारे छोटे छोटे फॉर्मूला लिख दीजिए और ऐसे ऐसे 15 पेज बना लीजिए। 15 पेज बना लीजिए, 15 पेज को दीवार पे चिपका दीजिए। 30 चैप्टर है ना, 15 चैप्टर अभी फिजिक्स में हो गए हैं, 15 चैप्टर और होंगे। जैसे होते जा रहे हैं ना, उसके सारे छोटे छोटे फॉर्मूले, छोटे छोटे रिटन वर्ड्स में एक A4 साइज के पेपर में लिख लीजिए। समझ में आया? और उसको दीवार पे पिन कर दीजिए। पूरा चिपकाने की जरूरत नहीं, पिन कर दीजिए, दीवार पे पिन कर दीजिए। और मंडे को सुबह उठते हैं, ट्यूसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को सुबह उठते ही उस फॉर्मूला लिख ले कि आज लॉज ऑफ मोशन के सारे छोटे छोटे फॉर्मूले देख लिए। वेंसडे को उठिए, सुबह उठ के सारे छोटे छोटे फॉर्मूले देख लीजिए। ये काम आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात यही है कि जब तक आपके दिमाग में सारे बेसिक कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले नहीं रहेंगे ना, तब तक कुछ नहीं कर सकते। नीट के अगर 2021 के भी पेपर देखेंगे तो उसमें 2-3 ही ऐसे सवाल इसमें मल्टीपल कंसेप्ट यूज हुए हैं। लेंदी मैथमेटिक्स तो किसी में भी यूज नहीं हुआ है, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दे अगर हम। 47 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिसमें लैंग्वेज ही थोड़ा मुश्किल है, नहीं तो कैलकुलेशन एकदम इजी था। बताओ ना, तुम बताओ कितना लेंथ, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कितने सवाल में यूज हुए? नहीं हुए साहब, नहीं हुए हैं। थर्ड रेगुलर रिवीजन हो गया। इससे शॉर्ट नोट्स बना लिया, रेगुलर रिवीजन रखते जा रहे। बच्चे कहते सर रिवीजन नहीं हो पा रहा। रिवीजन करना बहुत बड़ी काम नहीं है। और हाँ, नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। पड़ोसी के नोट से आप कभी भी अच्छा रिवीजन नहीं कर सकते। आपको बहुत अच्छा रिवीजन करना है, कितना टाइम लगता है? क्या तुम्हें रॉकेट साइंस बनाना है?
तू चंद्रयान 5 बनाने जा रहा है, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, हाउ टू मेक रॉकेट, हाउ टू बम मेक हाइड्रोजन बम। अरे बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है? बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है। अपने अपने आपने क्या किया कि नोट्स निकाला, एनएलएम का नोट्स निकाला। एनएलएम में जो छोटा छोटा पॉइंट है, छोटा छोटा फॉर्मूला, उसको लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए। सारे क्वेश्चन तो करने नहीं है। मेजोरिटी नोट्स में क्या है, क्वेश्चन ही तो ज्यादा है, कंसेप्ट और फॉर्मूले थोड़ी ना ज्यादा है। उसको लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए, छोटे छोटे ट्रिक्स लिखते चले गए, एमआर स्टार के नोट्स बनाते चले गए और छोटे छोटे फॉर्मूला लिखते चले गए। एक पेज में हो जाएगा ये। बात तो ऐसे करते हो कि हाउ टू सर कैसे बनाए सर, शॉर्ट नोट्स आप ही दे दो। रॉकेट साइंस बनाना है क्या यार? खुद के बनाओ। मुझे लगता है कि 4 घंटा लगेगा एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाने में। बहुत अच्छे से बनाओगे तो, बहुत अच्छे से बनाओगे तो रिवीजन करते चलो, नोट्स बनाते चलो। तीसरी बात, टेस्ट। बच्चे क्या करते हैं, जब उनका बैकलॉग होता है, रिवीजन नहीं हो पाता तो टेस्ट छोड़ देते हैं। और जहां आपने टेस्ट छोड़ा, समझ जाइए कि आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले गए। आपको मन में ऐसा लगेगा कि आप कर लोगे, कर सकते हो, आप नहीं कर पाओगे। हजारों लाखों स्टूडेंट को हर साल हमने देखा है, उसको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेता हूं, टेस्ट नहीं। अरे तुम्हें साल भर 6 महीने 8 महीने मिले थे ना पढ़ने के लिए, तब पढ़ना था। टेस्ट के समय में अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम पढ़ेंगे, हाँ, हर चीज का सही समय दिया हुआ है। उस समय पे तुम सोचते हो कि नहीं हम पढ़ेंगे, तो भाई साहब ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो। ब्लंडर नहीं होगा, खत्म, यहीं पे सिलेक्शन खत्म। हर एक एक सिलेक्टेड स्टूडेंट से, हर एक एक रैंकर बच्चे से जाके पूछा, बात करते, किसी ने टेस्ट नहीं छोड़ा है। और हर वो बच्चा जो जिसका नहीं हो पाया, हम पूछते हैं टेस्ट दिया था, नहीं सर टेस्ट नहीं दे पाए थे। बच्चा कहता है सर 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 राय लेता है, सर मैं ये सोच रही हूं। अरे तू सोचना बंद कर, पढ़ना शुरू कर। कि टेस्ट की तैयारी नहीं हो तो टेस्ट छोड़ देता हूं, तब तक मैं रिवीजन कर ले, तो नहीं हो पाएगा। टेस्ट देने से बेटा ये पता चलता है कि आप में कितनी कमियां हैं। सर बहुत ज्यादा कमी पता चल गया, काम करिए उस पर। मान लीजिए आपको कमी पता ही नहीं चल रहा है, आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं और अपना काम किए जा रहे हैं, अंधेरे कमरे में अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, मन को संतुष्टि देते जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे। टेस्ट में 300 नंबर आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आने दे, उसको इंप्रूव कर, धीरे 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 इंप्रूव कर। कोई इसलिए नहीं मरता है कि वो नदी में डूब गया, वो इसलिए मरता है कि नदी में डूबने के बाद उसको तैरना नहीं आता था। तो आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि 300 नंबर आ रहा है, आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि 300 नंबर आने के बाद आप टेस्ट देना छोड़ देते हैं। जो प्रॉब्लम है उससे आंख चुराते हैं, जो समस्या है उससे दूर भागते हैं, कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से सिलेक्शन आपका हो जाएगा अगर आप रेगुलरली टेस्ट देंगे, अपनी कमियों को पहचानेंगे। देखो तुम्हारे में तुम कितना खराब हो सकते हो, बताओ तुम्हारे कितनी कमियां हो सकती है। सर बहुत ज्यादा कमी है मेरे में, कोई बात नहीं, रोज एक कमी दूर करो ना। और कमी दूर तभी कर पाओगे जब तुम्हें पता चलेगा। और अल्टीमेटली तुम्हें नीट में जाके बैठ के सेल्फ स्टडी करके नहीं दिखाना है कि कौन 3 घंटे तक बढ़िया पढ़ सकता है, उसको सेलेक्ट करेंगे साहब। हाँ, कौन 3 घंटे में बढ़िया टेस्ट दे सकता है उसका सिलेक्शन होगा। कौन 3 घंटे बढ़िया पेपर अटेम्प्ट कर सकता है, और पेपर अटेम्प्ट करने के समय तुम तो बढ़िया पढ़ रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चला पेपर कैसे अटेम्प्ट करते, कितनी गलतियां होती है, उस गलती को सुधारते कैसे है। ये सारा वार्म अप मैच है। तुम चाहते हो सीधा वर्ल्ड कप खेलेंगे हम, अरे भाई साहब वार्म अप मैच खेलना पड़ेगा, छोटे छोटे सीरीज खेलने पड़ेंगे। चौथा, जो भी आपके टेस्ट में निगेटिव मार्क है, सेल्फ एनालिसिस करिए उसको। XYZ अलग अलग पर्सन की गलती करने के तरीके अलग अलग होते हैं, उसको धीरे धीरे ठीक करिए, उस पर काम करिए, समय निकालिए। सर समय तो नहीं, इतनी क्लासेस होती रहती है, फिर ये भी काम करना वो भी काम करना, तो आपको क्या लगता है अब क्या किया जाए इसके लिए? फिर छोड़ दिया जाए या इसको करना है? सर करना है तो फिर कैसे होगा, ये तो आप डिसाइड करेंगे। आप 5वीं क्लास के बच्चे हैं क्या? आप 10th क्लास के बच्चे हैं क्या? नहीं, तो फिर आप डिसाइड करेंगे ना। आपका टाइम टेबल, आपका बायोलॉजिकल साइकिल, आपकी वीकनेस, आपके सोचने का तरीका एकदम अलग है। अब बच्चे नहीं है। अब अगर तुम इस बार सेलेक्ट हो जाओगे, मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे, फिर वहां की पढ़ाई को कैसे मैनेज करोगे? और उसके 4 साल बाद तुम डॉक्टर बन जाओगे, फिर
फिर किससे स्ट्रैटेजी पूछोगे कि पेशेंट देखने का स्ट्रैटेजी बताइए। हाँ, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें खुद संघर्ष करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अपने इंटेंशन से करेंगे, अपनी प्रायोरिटी से करेंगे, क्या हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे करेंगे। टाइम नहीं मिल रहा तो निकालिए, देखिए 24 घंटे में कहां जा रहा सब। आखिर जो सेलेक्ट होगा, क्या उसको 30 घंटे मिल रहे हैं क्या दिन में? उसको भी 24 घंटे मिल रहे हैं और आपको भी इतने ही मिल रहे हैं, तो आपको उसी में निकालना पड़ेगा। आपको लगातार सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। बिना टेस्ट दिए आपको वीकनेस नहीं पता चलेगा, गलतियां नहीं पता चलेगा, तब तक आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे। 300 नंबर आ रहा है ना, अभी 6 महीने हैं, तो रोज हर टेस्ट में सिर्फ 10-10 नंबर गोल लेके चलेगा। 300 से तेरा 500 कभी नहीं आ सकता, चाहे तू कितना पढ़ ले। तेरे 300 आ रहे, तू टेस्ट छोड़ दे, पढ़ने लग जा, खूब पढ़ने लग जा, मेहनत कर, टेस्ट दे, फिर 300 ही आएंगे, 500 नहीं आ सकते। जब तेरे नंबर 300 आ रहे थे तो क्यों आ रहे थे, उसको एनालिसिस कर। कुछ ना कुछ गलती होगा, सब 20 गलतियां ऐसी, तो एक पे काम कर, एक को ठीक कर, 305 आएंगे। अगली बार एक और ठीक कर, 310 आएंगे। अगली बार एक और ठीक कर, 315 आएंगे। अगली बार एक और ठीक कर, 320 आएंगे। अगली बार एक और ठीक कर, एक और ठीक कर। 100 गलतियां हैं, कोई बात नहीं, एक एक पे काम कर, एक एक पे काम कर। 100 गलतियों पे एक साथ आप काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर पता है कि 100 गलती है तो एक गलती को आइडेंटिफाई करके उस पर आप काम कर सकते हैं और आप सक्सेसफुल होंगे। अब इस चीज को समझने की कोशिश करिए। और टेस्ट देने से पहले जैसे मैंने बताया था कि बल्क में आप टेस्ट पेपर खरीद लीजिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस। आपको कम से कम नहीं भी तो 10,000 सवाल, 10,000, 8,000, 10,000 सवाल फिजिक्स में सॉल्व करने पड़ेंगे। सर इतना कैसे हो पाएगा? तुम ऑलरेडी कर चुके हो 4-5 हजार। तो इकोनॉमेटिक्स मैंने कितने सवाल कराए थे? 250-300। तुमने टेस्ट दिया था, डीपीपी किया था, कितने सवाल हो गए? 500-700 हो गए। ऐसे ऐसे करके तुमने 13 चैप्टर पढ़ लिए, 5,000 तो तुमने कैसे कर लिए? इसका मतलब यही है कि क्लास ढंग से करो। जब मैं कहता हूं तुम्हें 8,000 सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे, इसका मतलब है कि तुम सिर्फ क्लास कर लो ना। 30 चैप्टर पर आ रहे, अगर 30 चैप्टर में हर चैप्टर में 200 सवाल करा रहा हूं, मान ले सिर्फ 200 सवाल करा रहा हूं, 30 चैप्टर है और मैंने 200 सवाल कराए, तो कितने सवाल हो जाएंगे बताओ? 3 दूना 6, 1 2 3 6,000 सवाल हो गए। उसका तुम टेस्ट देते हो, डीपीपी देते हो गए। ये बड़ी बात है क्या? मैं तुम्हें कहता हूं 8,000 सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें 6,000 तो मैंने करा दिए, और एवरेज सारे चैप्टर में मैंने 200 से प्लस ही सवाल कराए, तो 10,000 सवाल तो मैंने करा दिए। तो मैंने बोला 10,000 सवाल करने पड़ेंगे, तो तुम 200 सवाल करने पड़ेगा। अरे कुछ इसका मतलब यही कि तुम्हें मेरा क्लास नोट्स पढ़ना पड़ेगा। समझ इस बात को। तुम्हें 10,000 सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे नीट में सेलेक्ट होने के लिए। 10,000 सवाल, तभी जाके तुम्हें नीट एग्जाम में देखे हुए सवाल मिलेंगे, वही कंसेप्ट पे सवाल मिलेंगे, रिपीटेड सवाल आ जाएंगे। इसके लिए तुम्हें 10,000 सवाल प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। इस पूरे स्टेटमेंट का दूसरा मतलब है तुम्हें मेरा नोट्स पढ़ के जाना पड़ेगा। हर चैप्टर में 250-300 सवाल करें, 250-300 सवाल करें साहब हर चैप्टर में, और ऐसे 30 चैप्टर है, हो गया काम। समझ में आया कि नहीं है? तो बेटा समझने की कोशिश करिए, टेस्ट मत छोड़िए। टेस्ट ना देने से ना आप एक इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप सोचने लग जाते हैं। आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे नहीं, दुनिया से भी है। आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे ही नहीं है, दुनिया से भी है। आप रोज आगे बढ़ रहे हैं, रोज आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, आपका 10 मिनट मैंने खराब किया, फटाफट आगे बढ़ते हैं। Yeah.